अपराध और दंड, अध्याय 3 भाग 3। ठीक, बिल्कुल ठीक। जोसिमोव उनके अंदर आते ही खुश होकर ऊंचे स्वर में बोला। वो 10 मिनट पहले ही आया था और सोफे पर पहले वाली जगह पर ही बैठा था। रस्कोल्निकोव सामने वाले कोने में बैठा था। वह मुंह हाथ अच्छी तरह धोए हुए, बाल बनाए हुए और सारे कपड़े पहने हुए था, जैसा कि उसने इधर एक अरसे से नहीं किया था। कमरा ठसाठस भर गया। नस्तास्या फिर भी मेहमानों के पीछे पीछे अंदर आ गई और उनकी बातें सुनने के लिए वहीं रुकी रही। कल की हालत के मुकाबले में रस्कोल्निकोव लगभग पूरी तरह ठीक था, हालांकि उसका चेहरा अब भी पीला, बेजान और उदास लगता था। देखने में वह किसी घायल आदमी जैसा या किसी ऐसे शख्स जैसा लगता था जो कोई भयानक शारीरिक कष्ट झेल चुका हो। भौहें तनी हुई, होठ भिंचे हुए और आंखों में बुखार जैसी हालत। बहुत थोड़ा बोलता था और वह भी अटक अटक कर, मानो कोई फर्ज पूरा कर रहा हो। चाल ढाल में एक बेचैनी सी थी। बस एक ही कमी रह गई थी। अगर उसकी बांह स्लिंग में टिकी होती या उंगली पर पट्टी बंधी होती तो उसका हुलिया उस आदमी जैसा होता, जिसके हाथ में चोट लगी हुई हो या जिसे कोई फोड़ा बेहद दर्द कर रहा हो। माँ और बहन के आने पर उसके पीले, उदास चेहरे पर एक पल के लिए चमक सी आ गई। लेकिन इसी वजह से उस पर निराशा की मूर्धनी की बजाय गहरी पीड़ा का भाव आ गया था। चमक तो थोड़ी देर में गायब हो गई लेकिन पीड़ा का भाव बना रहा। नई नई डॉक्टरी शुरू करने वाले नौजवान डॉक्टर के पूरे उत्साह के साथ जोसिमोव ने अपने मरीज को ध्यान से देखा, उसकी हालत पर गहराई से विचार किया और यह नतीजा निकाला कि अपनी माँ और बहन के आने से उसे कोई खुशी नहीं हुई थी, बल्कि अंदर ही अंदर कोई कड़वा संकल्प पैदा हो गया था, ये कि वह एक बार फिर घंटे 2 घंटे यातना झेल लेगा, जिसे टाला नहीं जा सकता था। बाद में उसने देखा कि उनके बीच जो बातचीत हुई उसका एक एक शब्द गोया किसी दुखते हुए जख्म को छेड़कर उसमें टीस पैदा कर रहा था। लेकिन इसके साथ ही उसे उस मरीज की अपने पर काबू रखने और अपनी भावनाओं को छिपाने की ताकत पर हैरत भी हो रही थी, जो अभी कल तक जरा जरा सी बात पर पागलों की तरह भड़क उठता था। हाँ, मुझे खुद लगता है कि मैं लगभग एकदम ठीक हो चुका हूँ, रस्कोल्निकोव ने माँ और बहन को चूमकर उनका स्वागत करते हुए कहा। पुल्खेरिया अलेक्सांद्रोवना फौरन इससे चहक उठी। और मैं ये बात उसी तरह नहीं कह रहा जिस तरह कल कही थी, उसने दोस्ताना ढंग से रज्जुमिखिन का हाथ दबाते हुए कहा। आज इसे देखकर मुझे सचमुच ताज्जुब हो रहा है, जोसिमोव ने कहना शुरू किया। वह इन 2 महिलाओं के आ जाने से खुश था क्योंकि वह अपने मरीज के साथ 10 मिनट भी बातचीत करने में असफल रहा था। ये सिलसिला अगर इसी तरह चलता रहा तो ये 3-4 दिन में पहले जैसा ही हो जाएगा, मेरा मतलब है कि 1 महीने पहले या 2 महीने पहले जैसा, या शायद वैसा ही जैसा 3 महीने पहले था। इसकी हालत काफी दिनों से धीरे धीरे बिगड़ती आई है। क्यों अब मान भी लो कि यह सब शायद तुम्हारा अपना किया धरा है, उसने कुछ झिझकते हुए मुस्करा कर कहा, गोया अब भी डर रहा हो कि कहीं वह चिढ़ न जाए। बहुत मुमकिन है, रस्कोल्निकोव ने सपाट लहजे में जवाब दिया। मैं तो ये भी कहना चाहूँगा, जोसिमोव ने उत्साह से अपनी बात आगे बढ़ाई, कि तुम्हारे ठीक होने का पूरा दारोमदार खुद तुम पर है। चूंकि अब तुमसे बात की जा सकती है, इसलिए मैं तुम्हारे दिमाग में यह बात अच्छी तरह बिठाना चाहूँगा कि तुम्हारे लिए उन बुनियादी वजहों से बचना निहायत जरूरी है, जो तुम्हारी यह बीमारी पैदा कर सकती हैं। मेरा मतलब है कि जो तुम्हारी इस हालत की जड़ हैं। तुम अगर ऐसा करोगे तो अच्छे हो जाओगे, और नहीं करोगे तो तुम्हारी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जाएगी। ये बुनियादी वजहें क्या हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम्हें जरूर मालूम होंगी। तुम समझदार आदमी हो, और जाहिर है तुमको इन वजहों को खुद पहचानना होगा। मैं समझता हूँ तुम्हारे बहकने की पहली मंजिल उसी वक्त शुरू हुई जब तुमने यूनिवर्सिटी छोड़ी थी। तुम्हें खाली नहीं बैठना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर तुम कोई काम करते रहोगे और अपने सामने कोई लक्ष्य रखोगे तो बहुत जल्द फायदा होगा। हाँ, तुम ठीक कहते हो। मैं जल्द से जल्द यूनिवर्सिटी वापस जाने की कोशिश करूँगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। जोसिमोव ने उपदेश की ये बातें एक हद तक उन महिलाओं पर अपनी धाक जमाने के लिए शुरू की थी। लेकिन जब भाषण निपटा कर उसने अपने मरीज पर एक नज़र डाली और उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कुराहट देखी तो उसे कुछ हैरत जरूर हुई।
लेकिन ये हालत बस एक पल ही रही। पुलखेरिया अलेक्सांद्रोवना ने फौरन जोसिमोव का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दिया, खास तौर पर पिछली रात उनके यहाँ आने का। क्या कल रात भी ये तुम लोगों से मिला था? रस्कोल्निकोव ने गोया चौंक कर पूछा। तब तो तुम लोग इतने लंबे सफर के बाद भी सोई नहीं होगी। अरे नहीं रोद्या, वो तो बस 2 बजे तक की बात थी। यूं घर पर भी तो हम और दुनिया कभी 2 बजे से पहले सोते नहीं। मेरी समझ में नहीं आता कि इसका शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं। रस्कोल्निकोव अचानक माथे पर बल डालकर और नीचे देखते हुए कहता रहा। पैसे देने का सवाल तो अलग, मुझे इसकी चर्चा छेड़ने के लिए माफ करना, उसने जोसिमोव की ओर मुड़कर कहा। मेरी समझ में सचमुच नहीं आता कि मैंने तुम्हारे साथ कौन सा ऐसा उपकार किया है जो तुम खास तौर पर मेरा इतना ध्यान रख रहे हो। मेरी समझ में कतई नहीं आती यह बात। और सच पूछो तो यह मेरे लिए एक बोझ बन गई है, क्योंकि मेरी समझ में नहीं आती। मैं तुमसे साफ साफ कह रहा हूँ। परेशान न हो, जोसिमोव ने जबरदस्ती की हंसी हंसते हुए कहा। यूं समझ लो कि तुम मेरे पहले मरीज हो, और हम लोग जब नई डॉक्टरी शुरू करते हैं तो अपने शुरुआती मरीजों से हमें ऐसा लगाव हो जाता है जैसे वे हमारे बच्चे हों, कुछ तो उनसे प्यार सा करने लगते हैं। यूं मेरे पास मरीज भी कुछ ज्यादा नहीं हैं। इस बारे में तो मैं कुछ कहूँगा भी नहीं, रस्कोल्निकोव ने रज्जुमिखिन की ओर इशारा करते हुए कहा, हालांकि इसे भी मुझसे झिड़कियों और मुसीबतों के अलावा कुछ नहीं मिला। कैसी बकवास कर रहा है? क्यों आज इतना जज्बाती भला क्यों हुआ जा रहा है? रज्जुमिखिन ऊंचे स्वर में बोला। अगर उसकी समझ जरा और पैनी होती तो वह आसानी से देख लेता कि उसमें जज्बात का नाम भी नहीं था, बल्कि उसकी उल्टी ही कोई चीज थी। लेकिन दुनिया ने इस बात को ताड़ लिया। वह अपने भाई को गौर से और बेचैनी से देखे जा रही थी। रहा तुम्हारा सवाल माँ, तो मैं कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। वह इस तरह कहता रहा जैसे कोई रटा हुआ सबक सुना रहा हो। आज जाकर मुझे इस बात का कुछ अंदाजा हुआ कि कल मेरी वापसी की राह देखते हुए तुम्हें कितनी तकलीफ हुई होगी। ये सब कुछ कहने के बाद उसने एक शब्द भी कहे बिना मुस्कराते हुए अचानक अपनी बहन की ओर हाथ बढ़ा दिया। लेकिन इस मुस्कराहट में सच्ची और निष्कपट भावना की चमक थी। दुनिया ने फौरन इस बात को देख लिया और बेहद खुश होकर कृतज्ञता के भाव से तपाक से उसका हाथ दबाया। उनके कल के झगड़े के बाद रस्कोल्निकोव ने उसे पहली बार संबोधित था। भाई बहन के बीच इस तरह फिर से पक्की सुलह होते देखकर माँ का चेहरा हद दर्जा खुशी से खिल उठा। बस इसकी यही बात मुझे बेहद भाती है। रज्जुमिखिन, जिसे हर बात बड़ा चढ़ाकर कहने की आदत थी, झटके से कुर्सी पर पहलू बदलते हुए मुंह ही मुंह में बुदबुदाया। ऐसी अदाएं भी नजर आती हैं इसके हाव भाव में। और करता किस ढंग से है ये सब, माँ मन ही में सोच रही थीं। कैसे उदार भाव हैं इसके, कितने सीधे सादे ढंग से, कैसी कोमलता से उसने अपनी बहन के साथ कल की सारी गलतफहमी दूर कर दी। एकदम सही समय पर उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाकर, उसकी ओर यूं देखकर। और कितनी अच्छी उसकी आंखें हैं, पूरा मुखड़ा कितना सुंदर है। देखने में दुनिया से भी सुंदर लगता है। मगर हे भगवान, सूट तो देखो कैसे भोंडे कपड़े पहन रखे हैं। अफानासी इवानोविच की दुकान का चपरासी वास्या भी इससे अच्छे कपड़े पहनता होगा। जी चाहता है आगे बढ़कर इसे कलेजे से लगा लूं, खुश होकर रोऊं, खूब रोऊं, लेकिन डर लगता है। क्या बताऊं, कैसा अजीब लगता है ये। बातें कैसी मीठी कर रहा है, लेकिन मुझे डर लगता है। आखिर मुझे किस बात का डर लगता है? अरे रोद्या, यकीन नहीं आएगा तुम्हें, माँ अचानक बोलने लगी, गोया उन्हें उन शब्दों के जवाब में कुछ कहने की जल्दी हो जो बेटे ने उनसे कहे थे। कल दुनिया और मैं कितने दुखी थे। अब जबकि सारा झगड़ा निबट गया है, हम सब फिर से बहुत खुश हैं, इतना तो मैं कह सकती हूँ। जरा सोचो, हम लोग तुमसे मिलने के लिए इतने बेताब थे कि रेलगाड़ी से उतरते ही लगभग सीधे यहाँ आए। और उस औरत ने, अरे ये रही वह। कैसी हो नस्तास्या? इसने हमें आते ही बताया कि तुम तेज बुखार में पड़े थे, सरसाम ही हालत में डॉक्टर के पास से भागकर बाहर चले गए थे और लोग तुम्हें बाहर सड़क पर ढूंढ रहे थे। तुम सोच भी नहीं सकते कि हमें उस वक्त कैसा लगा होगा।
मुझे अचानक लेफ्टिनेंट पोतांचेकोव का अंजाम याद आ गया। तुम्हारे बाप के एक दोस्त थे, तुम्हें तो उनकी याद नहीं होगी। रोद्याक वह भी तेज बुखार में इसी तरह भागकर बाहर निकल गए और आंगन के कुएं में गिर पड़े। कहीं अगले दिन जाकर ही निकाले जा सके। और हमने तो बात को 100 गुना बढ़ा दिया था। हम तो मदद के लिए भागकर प्योत्र पेट्रोविच के पास जाने वाले थे। क्योंकि हम अकेले थे, एकदम अकेले, उन्होंने दर्द में डूबी हुई आवाज में कहा और अचानक रुक गईं। उन्हें याद आ गया कि अभी प्योत्र पेट्रोविच की बात करना खतरे से खाली नहीं होगा, पर अब हम सब फिर से बहुत खुश हैं। हाँ, झुंझलाने की बात तो है, रस्कोल्निकोव जवाब में बुदबुदाया, लेकिन वह विचारों में ऐसा डूबा हुआ, कुछ खोया खोया सा था कि दुनिया घबराकर उसे घूरती रही। मैं और क्या कहना चाहता था, वह कुछ याद करने की कोशिश करता हुआ कहता रहा। अरे हाँ माँ, और दुनिया तुम लोग यह न समझना कि आ जाकर तुम लोगों से मिलने का मेरा कोई इरादा नहीं था या इस बात की राह देख रहा था कि पहले तुम लोग यहाँ आओ। कैसी बातें करते हो, रोद्याक, पुल्खेरिया अलेक्सांद्रोवना ने दुखी होकर कहा। उन्हें भी उसकी बात पर ताज्जुब हुआ था। क्या ये जवाब फर्ज निभाने के लिए दिया जा रहा है, दुनिया सोचने लगी। क्या ये सुलह करने और अपनी गलती की माफ़ी मांगने की कोशिश है? जैसे कोई रस्म पूरी की जा रही हो या कोई सबक सुनाया जा रहा हो। मैं तो सोकर अभी उठा और तुम लोगों के यहाँ जाना चाहता था, लेकिन कपटों की वजह से देर हो गई। मैं कल इससे नस्तास्या से कहना भूल गया था कि खून धो डाले। बस कपड़े पहनकर अभी तैयार ही हुआ था। खून? कैसा खून? पुल्खेरिया अलेक्सांद्रोवना ने चौंक कर पूछा। अरे कुछ नहीं, परेशान न हो। कल जब मैं इधर उधर भटक रहा था, कुछ सरसामी हालत में, तभी रास्ते में एक आदमी सड़क पर पड़ा मिला जो गाड़ी से कुचल गया था। क्लर्क था, सरसामी हालत में, लेकिन तुम्हें याद तो सब कुछ है। रजुमिखिन बीच में बोला। ठीक कहते हो, रस्कोल्निकोव ने खास तौर पर सावधान होकर जवाब दिया। मुझे सब कुछ, छोटी से छोटी बात भी याद है। मगर फिर भी मैंने वैसा क्यों किया, वहां क्यों गया, वो बात क्यों कही, इसे अब मैं ठीक नहीं बता सकता। ये बात तो सभी जानते हैं, जोसिमोव अपनी राय देते हुए बीच में बोला। कभी कभी यूं भी होता है कि एक योजना कुशल ढंग से, महारत के साथ और चालाकी से पूरी की जाती है, लेकिन उसके अलग अलग नियंत्रण में ढील रहती है, खासतौर पर शुरू में, और उसका फैसला बहुत सी ऐसी सोचों की बुनियाद पर होती है जो स्वस्थ नहीं होती। बिल्कुल सपने जैसी बात होती है। यह शायद अच्छी ही बात है कि यह मुझे लगभग पागल समझ रहा है, रस्कोल्निकोव ने सोचा। क्यों? ऐसी हरकतें अच्छे भले लोग भी करते हैं, जिन्हें कोई बीमारी नहीं होती, दुनिया ने बेचैनी से जोसिमोव की ओर देखते हुए कहा। जो कुछ कह रही हैं आप, उसमें कुछ सच्चाई है, जोसिमोव ने जवाब दिया। इस मानी में यह कोई अनोखी बात नहीं कि हम सब लोग पागलों जैसी कुछ हरकतें करते हैं। फर्क बस इतना होता है कि जिनका दिमाग पटरी पर से उतर जाता है, वे कुछ ज्यादा ही पागल होते हैं, क्योंकि हमें कहीं तो दोनों के बीच फर्क करना होगा। सच है, ऐसा आदमी शायद ही कोई होता हो जिसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो। हजारों में, शायद लाखों में, मुश्किल से कहीं एक मिलता है, और सो भी खालिस होशमंद नहीं। अपने पसंदीदा विषय पर धारा प्रवाह बोलते हुए जोसिमोव के मुंह से असावधानी में पागल शब्द क्या निकला कि सबके माथे पर बल पड़ गए। रस्कोल्निकोव अपने पीले होठों पर अजीब सी एक मुस्कुराहट लिए हुए विचारों में डूबा बैठा रहा। लग रहा था कि उसने इस बात की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। वो अभी तक किसी चीज के बारे में सोच रहा था। हाँ, तो उसका क्या हुआ जो गाड़ी से कुचल गया था? मैंने तुम्हारी बात बीच में काट दी थी, रजुमिखिन जल्दी से बोला। क्या? रस्कोल्निकोव अचानक जैसे सोते से जागा हो। तो उसे घर तक पहुंचाने में मदद करते हुए मेरे कपड़े खून में सन गए थे। और हाँ माँ, अच्छा याद आया, मैंने कल एक ऐसी हरकत की जिसके लिए मुझे माफ़ नहीं किया जा सकता। मैं सचमुच बेहोशी की हालत में था। तुमने जो पैसा भेजा था वह मैंने पूरे का पूरा उसकी बीवी को कफन दफन के लिए दे दिया। अब वो विधवा हो गई है, वैसे ही तपेदिक की मारी हुई है बेचारी। 3 बच्चे हैं, भूख से बिलखते हुए, घर में दाना भी नहीं, एक बेटी भी है।
तुमने अगर देखा होता उन लोगों को तो शायद तुम भी दे आती। लेकिन मैं मानता हूँ कि ऐसा करने का मुझे कोई हक नहीं था, खास तौर पर तब, जबकि मुझे मालूम था कि तुम्हें खुद उनकी कितनी ज़रूरत थी। दूसरों की मदद करने के लिए आदमी को ऐसा करने का हक होना चाहिए, वरना बिममराय बिपमदे पे अवने दशमजमेचे बवदजमज्जे। एक, ये कहकर वह हंस पड़ा। क्यों, ठीक है न, दुनिया। एक फ्रांसीसी कहावत, कुत्ते, अगर तू संतुष्ट नहीं तो कहीं जा मर। नहीं, ठीक नहीं है, दुनिया ने कठोरता से उत्तर दिया। 6, तो तुम्हारे भी अपने विचार हैं। वह दुनिया को लगभग घृणा से देखते और व्यंग्य से मुस्कराते हुए बुदबुदाया। मुझे पहले ही सोचना चाहिए था। खैर, ये तारीफ की ही बात है और तुम्हारे लिए अच्छा ही है। कभी तुम ऐसी हद तक पहुंच गई जिसे पार करने को तुम तैयार न हुई तो बहुत दुखी रहोगी, और अगर उसे पार कर लिया तो और भी दुखी होगी। लेकिन ये सब बकवास है, उसने चिढ़कर कहा। उसे इस तरह भावनाओं में बह जाने पर झुंझलाहट हो रही थी। मैं तो बस इतना कहना चाहता था माँ, कि मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, उसने अचानक अपनी बात समेटते हुए कहा। जाने दो रोदिया, मैं बस इतना जानती हूँ कि तुमने जो कुछ किया, अच्छा किया। माँ ने खुश होकर कहा। इस बात पर कुछ ज्यादा निश्चिंत न होना, रस्कोल्निकोव ने मुंह कुछ टेढ़ा करके मुस्कराते हुए कहा। कुछ देर तक सभी चुप रहे। इस सारी बातचीत में, इस खामोशी में, इस सुलह में, इस क्षमा कर देने में कुछ झिझक थी, और सभी उसे महसूस कर रहे थे। लगता है कि वे मुझसे डरी हुई हैं, रस्कोल्निकोव कनखियों से अपनी माँ और बहन को देखता हुआ सोच रहा था। पुल्खेरिया अलेक्सांद्रोवना को जितनी ही देर तक चुप रहना पड़ रहा था उतना ही उनका डर बढ़ता जा रहा था। फिर भी वे जब यहाँ नहीं थी, मैं दिल में उनके लिए कितना प्यार महसूस कर रहा था। अचानक ये विचार उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंधा। तुम्हें मालूम है रोदिया, मार्फा पेत्रोवना मर गईं, पुल्खेरिया अलेक्सांद्रोवना ने बिना किसी प्रसंग के अचानक कहा। मार्फा पेत्रोवना कौन? अरे, भगवान भला करे, वही मार्फा पेत्रोवना स्विद्रिगाइलवा। मैंने तुम्हें उनके बारे में इतनी तो बातें लिखी थीं। आह, याद आया, तो वे मर गईं सचमुच। रस्कोल्निकोव ने अचानक कहा, जैसे सोते से जागा हो। कैसे मरी? सोचो तो सही, बस अचानक मर गईं। पुल्खेरिया अलेक्सांद्रोवना ने उसकी उत्सुकता से जोश में आकर जल्दी से जवाब दिया। जिस दिन मैंने तुम्हें खत भेजा था उसी दिन। सच मानो, उनकी मौत उसी जल्लाद की वजह से हुई। लोग तो कहते हैं कि उन्हें उसने बुरी तरह पीटा था। क्यों, उनकी एकदम नहीं बनती थी? रस्कोल्निकोव ने बहन की ओर देखकर पूछा। नहीं, ऐसी बात हरगिज नहीं है। बात बल्कि उल्टी ही थी। यह उनके साथ तो हमेशा से सब्र से पेश आता था, बल्कि कहना चाहिए कि उनका बहुत ख्याल रखता था। सच तो यह है कि अपनी शादी के 7 बरसों के दौरान बहुत सी बातों में वो उनकी जैसी ही करता था, सच पूछे तो जरूरत से ज्यादा। लगता है, अचानक वह अपना सब्र खो बैठा। अगर उसने 7 साल तक अपने आप को काबू में रखा तो इतना बुरा आदमी नहीं हो सकता। तुम तो दुनिचका, लगता है उसकी तरफ से सफाई दे रही हो। नहीं, आदमी वो बहुत बुरा है। मेरी समझ में उससे बुरा आदमी तो हो ही नहीं सकता। दुनिया ने लगभग सहमते हुए जवाब दिया। उसकी त्योरियों पर बल पड़ गए और वो विचारों में डूब गई। ये बात सवेरे की है, पुल्खेरिया अलेक्सांद्रोवना ने जल्दी से आगे कहा। फिर तुरंत बाद उसने हुक्म दिया कि खाने के फौरन बाद उसे शहर ले जाने के लिए बग्गी तैयार रहे। वह ऐसी हालत में फौरन बग्गी जुतवाकर शहर चली जाती थी। सुना है कि खाना उसने डट कर खाया। मार खाने के बाद हमेशा से उसकी यही आदत थी, और खाने के फौरन बाद कि कहीं जाने में देर न हो जाए, वह सीधे नहाने गईं। बात यह है कि उसकी कुछ स्नान चिकित्सा चल रही थी। वहाँ ठंडे पानी के झरने में स्नान का खास इंतजाम था और वह रोज उसमें नहाती थी। लेकिन पानी में घुसते ही अचानक उसे फालिज मार गई। जरूर मार गई होगी, जोसिमोव बोला। क्या उसने बहुत बुरी तरह उसे मारा था? क्या फर्क पड़ता है इससे? दुनिया बोली। लेकिन माँ, मेरी समझ में नहीं आता कि तुम ऐसी इधर उधर की खबरें हम लोगों को क्यों सुनाना चाहती हो, रस्कोल्निकोव ने चिढ़कर कहा। ये बात गोया अनायास उसके मुंह से निकली थी।
मेरी कुछ समझ में नहीं आता बेटा, कि बातें क्या करूं? पुल्खेरिया अलेक्सांद्रोवना ने लाचारी से कहा। क्यों, क्या तुम सबको मुझसे डर लगता है? उसने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ पूछा। बात तो यही है, दुनिया ने भाई की आंखों में आंखें डालकर कठोरता से देखते हुए कहा। सीढ़ियां चढ़ते वक्त मां डर के मारे रह रहकर दुआ मांग रही थीं। रस्कोल्निकोव का चेहरा फड़कने और टेढ़ा पड़ने लगा। शेह, कैसी बातें करती हो दुनिया रोद्या, तुम नाराज न होना बेटा। तुमने यह बात कैसे कही दुनिया? पुल्खेरिया अलेक्सांद्रोवना ने भाव से विभोर होकर कहना शुरू किया। बात यह है कि यहाँ आते वक्त रेलगाड़ी में मैं रास्ते भर यही सोचती आ रही थी कि हम लोग मिलेंगे कैसे, कैसे मिलकर हर चीज़ के बारे में बातें करेंगे। और मैं इतनी खुश थी, इतनी खुश कि रास्ता कब और कैसे कट गया, कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन मैं कह क्या रही हूँ, मैं अब भी बहुत खुश हूँ। ऐसी बात तुम्हें नहीं कहनी चाहिए दुनिया। मैं अब भी बहुत खुश हूँ, मैं तो तुम्हें देखकर ही निहाल हो गई, रो दिया। बस माँ बस, वो सिटपिटा कर बुदबुदाया। माँ की ओर देखे बिना ही उसने चुपके से उसका हाथ दबाया। हर चीज़ के बारे में खुलकर बातें करने का वक्त भी आएगा। ये कहते कहते अचानक वह सिटपिटा गया और उसका रंग पीला पड़ गया। एक बार फिर भयानक संवेदना, जिसका वह कुछ समय से अनुभव करता आ रहा था, उसकी आत्मा पर छा गई। वह सिहर उठा। एक बार फिर अचानक ये बात साफ साफ उसकी समझ में आने लगी कि अभी अभी उसने एक भयानक झूठ बोला था, क्योंकि अब वह कभी हर चीज़ के बारे में खुलकर बातें नहीं कर सकेगा, क्योंकि अब फिर कभी ऐसा नहीं होगा कि वह किसी से भी किसी भी चीज़ के बारे में बात कर सके। इस विचार से उसे ऐसी भयानक तकलीफ का एहसास हुआ कि एक पल के लिए वह अपने आप को भूल ही गया। वह अपनी जगह से उठा और किसी की ओर देखे बिना दरवाजे की ओर बढ़ा। करने क्या जा रहे हो? रज्जुमिखिन उसकी बांह पकड़कर चीखा। वो फिर बैठ गया और चुपचाप चारों ओर देखने लगा। सब लोग परेशान होकर देख रहे थे। लेकिन तुम सब इतने गुमसुम क्यों हो? वह अचानक चीखा। किसी को इसकी उम्मीद भी नहीं थी। कुछ तो बोलो, इस तरह बैठे रहने से फायदा बोलो, कुछ तो बोलो। आओ बातें करें। आपस में हम लोग मिलें और चुप बैठे रहें, ये तो कोई बात ना हुई। कुछ तो बोलो, भगवान की दया है। मैं तो समझी कि वही कल वाला सिलसिला फिर शुरू हो गया। पुल्खेरिया अलेक्सांद्रोवना ने सीने पर सलीब का निशान बनाते हुए कहा। बात क्या है, रोद्या? अवदोत्या रोमानोवना ने शंका के साथ पूछा। कुछ तो नहीं, बस कुछ याद आ गया था, उसने जवाब दिया और अचानक हंस पड़ा। चलो, अच्छा है, अगर कुछ याद आ गया तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं तो सोचने लगा था। जोसिमोव सोफे पर से उठते हुए बुदबुदाया। अच्छा, मैं चलूंगा, अगर हो सका तो शायद फिर आऊं, मगर तब तक आप घर पर ही रहें। बारी बारी सबकी ओर झुककर वह बाहर चला गया। कितना अच्छा है, पुल्खेरिया अलेक्सांद्रोवना ने राय जाहिर करते हुए कहा। हाँ, अच्छा, उम्दा, पढ़ा लिखा, खूब समझदार। रस्कोल्निकोव अचानक बेहद तेजी से बोलने लगा। उसमें ऐसी चुस्ती और फुर्ती आ गई जैसी अभी तक नजर नहीं आई थी। मुझे याद नहीं पड़ता कि अपनी बीमारी से पहले मैं कहाँ इससे मिला था। मुझे लगता है मैं इससे कहीं जरूर मिला हूँ। ये भी बहुत अच्छा आदमी है। उसने सर के झटके से रज्जुमिखिन की तरफ इशारा किया। ये तुम्हें अच्छा लगता है दुनिया? उसने अपनी बहन से पूछा और न जाने क्यों यकायक हंस पड़ा। बहुत, दुनिया ने जवाब दिया। उफ, तुम भी कैसे सुअर हो? रज्जुमिखिन ने सिटपिटाकर उसे झिड़का। उसकी कान की लवें लाल हो गई थीं। कुर्सी से वो उठ खड़ा हुआ। पुल्खेरिया अलेक्सांद्रोवना धीरे से मुस्कुराई, लेकिन रस्कोल्निकोव जोर से हंसा। कहाँ चले? मुझे भी जाना है। नहीं, कोई जरूरत नहीं। ठहरो, जोसिमोव चला गया, इसलिए तुम्हें भी जाना है। अभी क्यों जाओ? अभी बजा क्या है? अभी 12 तो नहीं बजे दुनिया। तुम्हारी यह छोटी सी घड़ी कितनी खूबसूरत है। लेकिन तुम सब लोग फिर से चुप क्यों हो गए? मैं अकेले ही बातें किए जा रहा हूँ। मार्फा पेट्रोवना ने दी थी, दुनिया ने जवाब दिया। पर बहुत महंगी है। पुल्खेरिया अलेक्सांद्रोवना ने इतना और बताया। अच्छा, लेकिन है इतनी बड़ी कि जनानी घड़ी बिल्कुल नहीं लगती।
ऐसी घड़ी मुझे अच्छी लगती है, दुनिया बोली। तो यह मंगेतर का तोहफा नहीं है, रजुमिखिन ने सोचा। न जाने क्यों इस बात से उसे खुशी हुई। मैं समझे था लूजिन ने दिया होगा, रस्कोल्निकोव ने अपना विचार व्यक्त किया। नहीं, अभी तक दुनिया को उन्होंने कोई तोहफा नहीं दिया है। अच्छा, तुम्हें याद है माँ, मुझे भी किसी से प्यार हो गया था और मैं उससे शादी करना चाहता था। वह यकायक माँ की ओर देखकर बोला। अचानक बातचीत का विषय इस तरह बदल जाने से, और जिस तरह वह इस नए विषय पर बोल रहा था उससे, माँ कुछ उलझन में पड़ गईं। हाँ, बेटा, पुलखेरिया अलेक्सांद्रोवना ने कनखियों से दुनिया और रजुमिखिन को देखा। अच्छा, मैं क्या बताऊं, ज्यादा कुछ याद ही नहीं है। वह मरी मरी, बीमार सी लड़की थी, यादों में खोया हुआ वह बोलता रहा और एक बार फिर जमीन की ओर देखने लगा था। एकदम बीमार थी, उसे गरीबों को भीख देने का शौक था और हमेशा किसी मठ में जाकर रहने के सपने देखा करती थी। एक बार वह मुझसे इस बारे में बातें करने लगी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। हाँ, हाँ, याद है मुझे। बहुत अच्छी तरह याद है। देखने में यूं ही मामूली सी थी। मुझे सचमुच याद नहीं कि उस वक्त किस चीज़ ने मुझे उसकी ओर खींचा था। मैं समझता हूँ इसलिए कि हमेशा वह बीमार रहती थी। अगर वह लंगड़ी या कुबड़ी होती तो मैं समझता हूँ मुझे और भी अच्छी लगती। वह सपनों में खोया हुआ मुस्कुराया। वह तो एक तरह का मौसमी बुखार था। नहीं, सिर्फ मौसमी बुखार नहीं था, दुनिया ने जोश के लहजे में कहा। वह अपनी बहन को आंखें गड़ाकर देखने लगा लेकिन न तो उसकी बात सुनी और न उसकी समझ में कुछ आया। फिर वह पूरी तरह विचारों में डूबा हुआ उठा, माँ के पास गया, उसे प्यार किया और वापस आकर अपनी जगह पर बैठ गया। तुम्हें उससे अब भी प्यार है? पुलखेरिया अलेक्सांद्रोवना ने हमदर्दी से कहा। उससे अब? हाँ, तो उसके बारे में पूछती हो? नहीं, वह सब तो अब एक तरह से दूसरी दुनिया की बात लगती है। वह भी बहुत पहले की। पर सच तो यह है कि यहाँ भी जो कुछ हो रहा है, वह भी जाने क्यों बहुत दूर की चीज लगता है। उसने उन लोगों को ध्यान से देखा, जैसे तुम ही हो। अब लगता है मैं तुम्हें 1000 मील की दूरी से देख रहा हूँ। लेकिन हम ये सब बातें कर क्यों रहे हैं? उसके बारे में पूछने से फायदा ही क्या? उसने कुछ झुंझला कर कहा और दांतों से नाखून कुतरते हुए एक बार फिर ख्यालों की खामोशी में खो गया। ये तुम्हारा रहने का कमरा भी कैसा मनहूस है रोदिया, मकबरा लगता है। पुलखेरिया अलेक्सांद्रोवना ने अचानक घुटन भरी खामोशी को तोड़ते हुए कहा। मुझे पक्का यकीन है कि तुम अगर इतने उदास रहने लगे हो, तो इसकी आधी वजह तो तुम्हारा ये रहने का कमरा है। मेरा रहने का कमरा? उसने मरी मरी आवाज से कहा। हाँ, इस कमरे का भी इसमें बड़ा हाथ था। यही तो मैं भी सोचता था। हालांकि तुम्हें शायद मालूम नहीं माँ, कि तुमने अभी अभी कैसी अजीब बात कही है। उसने अजीब ढंग से हंसते हुए कहा। वह तो बस थोड़ी ही कसर रह गई थी। अगर यह सिलसिला कुछ देर और चलता तो उनका ये साथ, उसकी माँ और बहन जो उससे 3 साल बाद मिली थीं, और किसी भी चीज़ के बारे में खुलकर बात करने की पूरी असंभावना के बावजूद बातचीत में आत्मीयता का ये भाव, ये सब कुछ उसके बर्दाश्त से बाहर हो जाता। लेकिन एक जरूरी सवाल ऐसा भी था जिसका फैसला इस पार या उस पार उसी दिन होना था। ये बात उसने सुबह आंखें खुलते ही तय कर ली थी। अब उसे खुशी हो रही थी कि उसे बच निकलने की राह की शक्ल में उसे इस बात की याद आ गई थी। सुनो दुनिया, उसने गंभीर और रूखे स्वर में कहना शुरू किया, कल जो कुछ हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। फिर भी तुम्हें ये बता देना एक बार फिर मैं अपना फर्ज समझता हूँ कि मैंने जो खास बात उठाई थी उससे पीछे हटने को मैं हरगिज तैयार नहीं। या तो मैं या लूजिन। मैं भले ही दुष्ट हूँ, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं बनना है। बात यह है कि तुम हम दोनों में से एक को चुन लो। तुमने अगर लूजिन से शादी की तो तुम्हें अपनी बहन मानना मैं छोड़ दूंगा। रोदिया, ये कल वाली बात तो कल ही खत्म हो चुकी थी, पुलखेरिया अलेक्सांद्रोवना कातर स्वर में चिल्लाईं। और तुम अपने आप को दुष्ट क्यों कहते हो? मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। यही बात कल भी तुमने कही थी। भैया, दुनिया ने भी सधे लहजे में और रूखेपन से जवाब दिया। इसमें तुम्हारी एक गलती है। रात मैंने इसके बारे में बहुत सोचा और उस गलती का पता लगाया।
इस सब की जड़ में यह बात है कि लगता है तुम ये समझते हो कि मैं अपने आप को किसी के सामने और किसी की खातिर कुर्बान कर रही हूँ। ऐसी बात हरगिज नहीं है। मैं महज अपनी खातिर यह शादी कर रही हूँ क्योंकि जिंदगी में मुझे बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यूं मैं अगर अपने परिवार वालों के किसी काम आ सकूं तो मुझे खुशी होगी, लेकिन यह मेरे फैसले का अहम मकसद नहीं है। झूठ बोल रही है, रस्कोल्निकोव ने जल भूनकर नाखून कुतरते हुए मन ही मन सोचा। घमंडी लड़की कभी नहीं मानेगी कि वह परोपकार के लिए ऐसा कर रही है। जिद्दी है बहुत। नीच लोग प्यार भी ऐसे करते हैं जैसे नफरत कर रहे हों। उफ, मुझे इन सब से कितनी नफरत है। मतलब ये कि दुनिया ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं प्योत्र पेत्रोविच से इसलिए शादी कर रही हूँ कि दो बुरी चीज़ों में से कम बुरी को मैंने चुन लिया है। उन्हें मुझसे जो भी उम्मीदें हैं उन सबको मैं ईमानदारी के साथ पूरी करने का इरादा रखती हूँ, इसलिए मैं उन्हें किसी तरह का धोखा नहीं दे रही। अभी तुम किस बात पर मुस्करा रहे थे? उसका चेहरा भी तमतमा उठा और आंखें गुस्से से चमकने लगीं। सब कुछ पूरा करोगी? रस्कोल्निकोव ने जहरीली मुस्कान के साथ पूछा। एक हद के अंदर, लेकिन विवाह का प्रस्ताव रखने का ढंग और उस प्रस्ताव की शक्ल, इन सब से मुझे फौरन पता चल गया कि वे चाहते क्या हैं। वे यकीनन अपने आप को तीसमार खां समझते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि उनकी नज़र में मेरी भी कुछ इज्जत होगी। तुम अब किस बात पर हंस रहे हो? और तुम लजा किस बात पर रही हो? तुम झूठ बोल रही हो, मेरी बहन। जानबूझकर तुम झूठ बोल रही हो, सिर्फ तिरयाहट में मेरे सामने अपनी बात ऊंची रखने के लिए। तुम लूजन की इज्जत नहीं कर सकती। मैंने उसे देखा है और उससे बातें की हैं। बात तो यह है कि तुम अपने आप को पैसे के लिए बेच रही हो और इसलिए हर तरह से बहुत ही घटिया हरकत कर रही हो, पर मुझे इसी बात की खुशी है कि तुम्हें इस पर कम से कम शर्म तो आती है। ये बात सच नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल रही, दुनिया संतुलन खोकर ऊंची आवाज में बोली। मुझे अगर इस बात का यकीन न होता कि वे मेरी कद्र करते हैं और मेरे बारे में अच्छी राय रखते हैं तो मैं उनसे कभी शादी न करती। अगर मुझे इसका पूरा पूरा विश्वास न होता कि मैं खुद भी उनका आदर कर सकती हूँ तो मैं उनसे कभी शादी न करती। सौभाग्य से मुझे इस बात का पक्का सबूत आज ही मिल जाएगा। और इस तरह की शादी कोई नीचता नहीं है, जैसा कि तुम कहते हो। पर अगर तुम्हारी बात सच भी होती, अगर मैंने कोई नीच काम करने की सचमुच ही ठान ली होती, तो भी क्या तुम्हारा इस तरह मुझसे बात करना बेरहमी नहीं है? तुम मुझसे ऐसी बहादुरी दिखाने का क्यों तकाजा करते हो जैसी कि शायद तुम में भी नहीं है? ये सरासर चंगेज़शाही है, जुल्म है। अगर मैं किसी को तबाह करूंगी तो सिर्फ अपने को। मैं कोई कत्ल नहीं कर रही। तुम मुझे इस तरह देख क्यों रहे हो? तुम्हारा रंग पीला क्यों पड़ गया? रोद्या भैया, क्या बात क्या है? हे भगवान, तुमने फिर उसे बेहोश कर दिया? पुलकिरिया अलेक्सांद्रोवना घबरा कर चीखी। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी तो नहीं, बस जरा सा चक्कर आ गया, बेहोशी नहीं थी। तुमको तो बेहोशी का खबत हो गया है। हाँ, तो मैं कह क्या रहा था? अरे हाँ, तो आज इस बात का पक्का सबूत किस तरह तुम्हें मिलेगा कि तुम उसकी इज्जत कर सकती हो और वह तुम्हारी कद्र करता है? मैं समझता हूँ, तुमने आज ही के लिए कहा था, या मैंने गलत सुना था? माँ, रोद्या को प्योत्र पेत्रोविच का खत तो दिखाओ, दुनिया ने कहा। पुलखेरिया अलेक्सांद्रोवना ने उसे कांपते हाथों एक खत दे दिया। उसने उसे उत्सुकता से ले तो लिया, लेकिन खोलने से पहले दुनिया की तरफ कुछ हैरत से देखा। अजीब बात है, उसने धीमे धीमे कहना शुरू किया, मानो कोई नया विचार उसके दिमाग में आया हो। मैं इतना बखेड़ा आखिर किस बात पर खड़ा कर रहा हूँ? आखिर क्यों? तुम्हारा तो जिससे जी चाहे शादी करो। उसने यह बात कही इस तरह से, गोया अपने से बातें कर रहा हो, लेकिन कहीं ऊंचे स्वर में। फिर वह थोड़ी देर तक असमंजस में पड़ा बहन की ओर देखता रहा। आखिर उसने खत खोला, चेहरे पर अब भी वही अजीब सी हैरत थी। फिर उसने धीरे धीरे और ध्यान से पढ़ना शुरू किया और खत को 2 बार पूरा पढ़ गया। पुलखेरिया अलेक्सांद्रोवना के चेहरे पर चिंता की साफ झलक थी, और सच बात यह है कि सभी को किसी बात की उम्मीद थी। मुझे जिस बात पर ताज्जुब होता है, उसने माँ को खत देते हुए थोड़ी देर रुक कर कहना शुरू किया,
लेकिन वह अपनी बात खास किसी को संबोधित करके नहीं कह रहा था। वह ये है कि वह कामकाजी आदमी है, वकील है, और बातचीत का ढंग तो बहुत दिखावे वाला है ही, और फिर भी ऐसा जाहिलों जैसा खत लिखता है। सभी लोग चौंक पड़े। उन्हें कोई दूसरी ही बात सुनने की उम्मीद थी। लेकिन तुम तो जानते हो, वे सब इसी तरह लिखते हैं। रजुमिखिन ने संक्षेप में अपनी राय दी। तुमने इसे पढ़ा है? हाँ, इन्हें दिखाया था, रोद्या हमने इनसे भी सलाह ली थी, पुलखिरिया अलेक्सांद्रोवना ने सिटपिटा कर कहा। यही तो अदालती जबान है, रजुमिखिन बीच में बोला। आज भी सारे कानूनी दस्तावेज इसी जबान में लिखे जाते हैं। कानूनी, हाँ, कानूनी या कारोबारी जबान, न ज्यादा जाहिलों की जबान, न अदीब लोगों जैसी जबान। कारोबारी। पियोत्र पेत्रोविच ने यह बात छिपाने की कोई कोशिश नहीं की है कि उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही सस्ती और घटिया किस्म की हुई थी। उन्हें तो बल्कि इस खत पर गर्व भी है कि वह अपने बल पर यहाँ तक पहुँचे हैं। अवदोत्या रोमानोवना ने भाई के लहजे का कुछ बुरा मानते हुए अपनी बात कही। खैर, उसे अगर इस बात पर गर्व है तो बिल्कुल ठीक ही है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता। लगता है, मेरी बहन, तुम्हें ये बात बुरी लगी है कि मैंने इस खत पर बस इतनी हल्की फुल्की राय दी। तुम शायद ये भी सोचती होगी कि मैं जानबूझकर तुम्हें चिढ़ाने के लिए तुच्छी चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। बात इसकी एकदम उल्टी है। खत लिखने के ढंग पर जो राय मैंने दी उसका, हालात को देखते हुए, इस मामले से एकदम कोई संबंध न हो, ऐसी बात नहीं है। इसमें बहुत गहरे मतलब के साथ और साफ साफ एक बात कही गई है कि इसके लिए केवल आप ही दोषी होंगी, और इसके साथ ही इसमें ये धमकी भी है कि अगर मैं वहाँ पर मौजूद हुआ तो वह वहाँ से फौरन उठकर चला जाएगा। इस चले जाने की धमकी का मतलब यही है कि अगर तुम दोनों ने उसका हुक्म न माना तो वह तुम दोनों से नाता तोड़ लेगा, और तुम लोगों को यहाँ पीटर्सबर्ग बुलाने के बाद तुम्हें बेसहारा छोड़ देगा। बोलो, क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या लूजिन की कलम से निकली इस बात का हम उसी तरह बुरा मान सकते हैं जैसे उस हालत में बुरा मानते अगर यही बात उसने रजुमिखिन की तरफ इशारा किया, लिखी होती या जोसिमोव ने या हम में से किसी ने? न ही, दुनिया ने कुछ ज्यादा मुस्तैदी से जवाब दिया। ये चीज़ तो मुझे भी साफ नजर आई थी कि यह बात बहुत ही फुहड़ तरीके से कही गई थी, और यह कि शायद उन्हें लिखने का सलीका नहीं आता। तुम्हारा यह विचार सही है, भैया। सचमुच मुझे उम्मीद नहीं थी कि बात कानूनी ढंग से कही गई है, और शायद इसलिए जितना कि उनका इरादा था उससे ज्यादा फुहड़ और भोंडी लगती है। लेकिन मैं तुम्हारी गलतफहमी थोड़ी सी दूर कर दूं। इस खत में एक और बात लिखी गई है। मेरे खिलाफ एक तोहमत है, और बहुत ही घटिया किस्म की तोहमत है। मैंने कल रात पैसा उस विधवा को, एक ऐसी औरत को दिया था जो तपेदिक की मारी हुई है, जिसके सर पर मुसीबत का पहाड़ टूटा है, और मैंने वह पैसा कफन दफन के बहाने नहीं दिया, बल्कि कफन दफन का खर्च पूरा करने के लिए ही दिया। मैंने वह पैसा उसकी बेटी को नहीं दिया, जो उसने लिखा है कि एक बदचलन नौजवान औरत है, जिसे मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार कल रात देखा, बल्कि उस विधवा को दिया। इस सब से मुझे यह मालूम पड़ता है कि उसे मुझको बदनाम करने और हम लोगों में झगड़ा पैदा करने की जल्दी मची हुई थी। और यह बात भी घिसी पिटी कानूनी जबान में लिखी गई है, यानी कि जो बात वह कहना चाहता था वह जरूरत से ज्यादा साफ हो गई है, और वह भी बहुत ही फुहड़ किस्म की बेताबी के साथ लिखी गई है। उसमें अकल तो है, लेकिन समझदारी के साथ काम करने के लिए सिर्फ अकल काफ़ी नहीं होती। इन सब बातों से उस आदमी की हकीकत का पता चलता है, और मुझे नहीं लगता कि उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ खास कद्र है। मैं ये बात तुम्हें सिर्फ चेताने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैं सचमुच भलाई चाहता हूँ। दुनिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अपना फैसला कर चुकी थी, और बस शाम की राह देख रही थी। तो तुम्हारा फैसला क्या है, रोद्या? पुलखिरिया अलेक्सांद्रोवना ने पूछा। वह उसकी बातचीत में अचानक ये नया कारोबारी लहजा पाकर पहले से भी ज्यादा परेशान हो गई थी। कौन सा फैसला? देखो ना, प्योत्र पेत्रोविच ने लिखा है कि तुमको आज शाम हम लोगों के साथ नहीं रहना है, और अगर तुम आए तो वे उठ जाएंगे। तो तुम क्या आओगे? जाहिर है, इसका फैसला मुझे नहीं करना, बल्कि तुम्हें पहले ये तय करना है कि इस तरह की मांग तुम्हें बुरी तो नहीं लगी,
और फिर दुनिया को फैसला करना है कि उसे भी यह मांग बुरी तो नहीं लगी। मैं वैसा ही करूँगा जैसा तुम लोग बेहतर समझो, उसने बड़ी रुखाई से अपनी बात खत्म करते हुए कही। दुनिया ने फैसला कर लिया है और इसमें मैं पूरी तरह उसके साथ हूँ, पुलखिरिया अलेक्सांद्रोवना ने जल्दी से ऐलान किया। मैंने तुमसे ये कहने का, तुमको इस बात पर राजी करने का फैसला किया है रोद्या, कि आज शाम हमारी इस मुलाकात के वक्त तुम हमारे साथ मौजूद रहोगे। जरूर, दुनिया ने कहा। आओगे न? हाँ, मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ कि आप भी 8 बजे हमारे यहाँ आ जाए, उसने रजुमिखिन से कहा। माँ, मैंने इनको भी बुला लिया। बहुत अच्छा किया, दुनिचका। जैसा तुम लोगों ने फैसला कर लिया है, पुलखिरिया अलेक्सांद्रोवना ने कहा, वैसा ही होगा। मुझे भी परेशानी कम रहेगी। किसी का चोरी छिपे कुछ करना और झूठ बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता। बेहतर यही है कि सारी सच्चाई सामने आ जाए। प्योत्र पेत्रोविच चाहे नाराज हो या न हो।